Okay, so the topic name is effect of electric current. Okay, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 साइंस वन का है। इसका मार्क्स अगर बात करने जाएंगे, इट इज़ द हाईएस्ट वेटेज ऑफ योर साइंस वन। 5 मार्क का टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस वन अगर सपोज पुराना पोर्शन अगर देखने जाएंगे, तो पुराना पोर्शन में इस टॉपिक का 2 टॉपिक चैप्टर इंक्लूडेड था। So the topic name in previous version was effect of electric current. Okay, the topic name was electric current, and second topic was magnetism. Okay, तो अभी इन दोनों टॉपिक को मर्ज करके आपको इस टॉपिक में इंक्लूड करके रखा है। मतलब सब कुछ नहीं, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट इधर उधर का ऐड करके मिक्स ऐड करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस टॉपिक में आपका आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड आपका क्या क्या लर्न करोगे आप। तो इस टॉपिक से आप लोग स्टडी क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, रिफल के अलावा पहले मैं ये ऐड कर लेता हूँ। मैं पहली बात आप लोग देख सकते हो कि पहला चीज आप जो स्टडी करोगे इट विल बी रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप स्टडी करोगे। अलॉन्ग विद दैट पावर कंजम्पशन एंड इट्स कैलकुलेशन। दूसरा हीटिंग एप्लीकेशन। तीसरा मोटर्स, जनरेटर्स, एंड फाइनली बात करेंगे टाइप ऑफ सर्किट, टाइप ऑफ करंट। ओके, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो ओवरऑल समरी अगर सपोज हम बात करेंगे इस टॉपिक का, तो इट वुड बी दिस वे: पावर कंजम्पशन और उसका कैलकुलेशन, हीटिंग एप्लीकेशन, मोटर्स, जनरेटर्स एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इस स्लाइड को उठा के थोड़ा ऊपर लगा दिया। ओके, तो आप लोग ने अगर प्रीवियस स्टडीज 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने स्टडी किया। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस अगर सपोज आपसे आपसे अगर सवाल पूछूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा तो अवेयरनेस रहेगा कि हर एक का टर्म्स क्या क्या है करके। तो एक समरी पार्ट के लिए मैंने क्या किया है, आपको ये चीज़ें ऐड किया है। सो लेट मी शो यू दिस। ओके, तो 9th स्टैंडर्ड में अगर सपोज हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया, तो इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग ने इन सब टर्म्स के अक्रॉस हमने पास किया रहेगा। ठीक है, सो आई विल रिफ्रेश योर मेमोरी एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस। ठीक है, ओके, तो आप लोग ने पहला देखा है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स का मतलब होता है हर एक जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव फ्रीली जो मूव होता रहेगा उसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स। एंड इंसुलेटर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली नहीं मूव हो सकता उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। ओके, एटम के पास, अच्छा स्टार्ट से बताता हूँ। एटम के पास रहता है प्रोटॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। एंड इलेक्ट्रॉन जो रहता है कहाँ फ्लो होते रहेगा? ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व होते रहता है। ओके, आप लोग ने ये चीज सुना है कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव होता है। इलेक्ट्रॉन से एक चीज जो रहता है वो क्या होता है? मोबाइल रहता है, दैट इज इट इज मूवेबल। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये क्या होता है? मूव होते रहता है। ठीक है, अब कोई के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो फ्रीली मूव हो सकता मूव होते रहता है, मीनिंग इट कैन ट्रैवल इजीली। ओके, whereas there are some element जिसका इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव होते रहता है उस फ्री एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे चार्ज। ओके, एंड जिसका फ्रीली मूव नहीं हो पाता है उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। ओके, तो आपके आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, कंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट्स और दोज मटेरियल फॉर विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। इन शॉर्टर वे अगर बात करने जाएंगे, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही क्या हो सकता है? वो मूव होते रह सकता है। ठीक है, अभी इंसुलेटर्स की बात करने जाएंगे तो उसके पास उतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके वजह से ये कंडक्ट नहीं कर पाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर पाता है। ओके, सो
चार्जेस के बारे में बात किया था। तो चार्जेस का मतलब क्या होता है, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन योर सर्किट्स। ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलेंगे चार्ज। उसको डिनोट करते हैं बाय कैपिटल क्यू। इसका एसआई यूनिट को हम बोलेंगे सी, कैपिटल सी, या उसको हम कूलम करके भी बोल सकते हैं। ओके, तो डेफिनेशन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टू मूव, जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होते रहता है उसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट करंट। करंट का मतलब होता है, करंट को डिनोट करते आई। ओके, और इसका ऐसा यूनिट है कैपिटल ए स्लैश एम्पियर। ओके, अभी अगर देखने जाएंगे, चार्जेस तो हर जगह प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये चार्जेस को यूनिफॉर्मली जो फ्लो होते रहते हैं, यूनिफॉर्मली अगर फ्लो होते रहेगा एक ही डायरेक्शन में, उसको हम बोलेंगे करंट। मीनिंग चार्जेस जो प्रेजेंट रहता है, अब आपको बता था फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है प्रेजेंट रहता है करके। अभी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रैंडम मोशन में मूव होते रहता है। ओके, तो रैंडम मोशन में मूव होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है यहाँ पे। तो उसको क्या करना पड़ता है, यूनिफॉर्म फ्लो दिखाना पड़ता है। ओके, तो यूनिफॉर्म फ्लो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ओके, बैटरी कनेक्ट कर देंगे सर्किट में। बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, ओके, क्या हो जाता है आपको मैं डायग्रामेटिकली आपको मैं समझाता हूँ, इससे और इजी समझ में आ जाएगा। ओके, वेट अ मोमेंट। ओके, तो आप देख सकते हो आपका, लेट्स कंसिडर दिस टू बी द कंडक्टर। अभी कंडक्टर रहेगा तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। प्लीज फॉरगिव माय ड्राइंग, ठीक है, बुरा बनाता हूँ ड्राइंग इसमें, तो आप ये मत समझो कि आता नहीं है करके, ठीक है। अब देखो, अभी ये सब समझो, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा प्रेजेंट है। अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो जाता है, दे मूव वेरी रैंडम फास्ट। ओके, ये मतलब एक जगह पे रहने वाला नहीं है, ये क्या होता है, मूव होते रहता है। सो अगर सपोज बात करेंगे दिस डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है, ये वाला उल्टा डायरेक्शन मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ओके, ये इस तरह अपना मन चाहे डायरेक्शन में ये मूव होते रहता है। तो इसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन अ वेरी रैंडम मोशन, कुछ भी करते रहता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपकी तरह ही रहता है, इलेक्ट्रॉन्स आके एक जगह पे रहता नहीं है, बहुत घूमते फिरते रहता है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का क्वारंटाइन करके कुछ रहता नहीं है, इट मूव्स एवरीवेयर विथ नो रेस्ट्रिक्शंस। ओके, तो अभी क्या है ना, इसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करेंगे। तो एंड पे हम क्या कर देंगे, वायर, अभी वायर कनेक्ट कर दिया एंड इसमें मैं क्या कर दिया है, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी में आप लोग ने अगर नोटिस किया रहेगा, एक जगह रहता है प्लस और एक जगह होता है माइनस, राइट। सो प्लस और माइनस, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, अभी आप ऐसा सबको फील हो रहा है क्या, वॉइस ब्रेक हो रहा है करके? No. क्लियरली सुनाई दे रहा है ना अभी? ओके ओके Yeah. ओके, फाइन। अभी मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दिया है। तो अभी क्या हो जाता है, जब बैटरी कनेक्ट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कौन सा रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो रैंडमली जो मूव हो रहा था, ओके, तो रैंडमली जो मूव हो रहा था वो क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। अभी मीनिंग क्या हो जाएगा, अभी ये जो ये डायरेक्शन में जो मूव हो रहा था, अभी वो अपना डायरेक्शन चेंज करके अभी मूव करेगा इन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। ये डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब क्या, देखो ये ब्लू कलर डायरेक्शन में आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये ब्लू कलर डायरेक्शन जो रहेगा, जिस तरह पॉजिटिव उस डायरेक्शन में मूव करने को कोशिश करेगा, जिस तरफ पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में मूव करने को कोशिश करेगा। ओके, ओके, तो अभी क्या हो गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव हो रहा था, इसको अभी एक डायरेक्शन में मूव कर दिया गया। ओके, सो इस कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन अभी ऐसा फ्लो होते ही रहेगा।
यहाँ से क्या होते रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेगा, और ये जो कंडक्टर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आ जाएगा, बैटरी के पास आ जाएगा। इससे क्या होगा, करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा फ्रीली, जो फ्रीली फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली फ्लो होना चालू हो जाएगा। इस यूनिफॉर्म फ्लो को ही हम बोलते हैं करंट। ओके, इस यूनिफॉर्म फ्लो एक डायरेक्शन में जो होता है उसको ही हम बोलेंगे करंट। समझ में आया इतना? सो चार्ज के बारे में बात किया था, चार्ज मीनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, करंट का मतलब क्या होता है, इट्स अ फ्लो ऑफ, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूनिफॉर्म फ्लो जो हो रहा है उसको हम बोलेंगे करंट। समझ में आया इतना? मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, सो इसके लिए मैं इसके लिए थोड़ा थोड़ा धीरे से जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब आपको मैं बताया था, बैटरी कनेक्ट करना, ठीक है। अभी बैटरी कनेक्ट करना का मतलब क्या हो जाता है, बैटरी के पास रहता है पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है रैंडमली फ्लो हो रहा था, ओके, तब उसके पास करंट कुछ था नहीं। जब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया था, तो बैटरी कनेक्ट करने के वजह से क्या हो रहा था, करंट आके यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा था, ठीक है। अभी ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मेन काम क्या रहता है पता है, एक चार्ज जो रहता है उसके पास, जो चार्ज रहता है उस चार्ज को जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जाने का काम जो रहता है ना, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। अभी क्या बोल रहा था एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव होते रहता है, दे फॉलो अ रैंडम डायरेक्शन, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन होने की वजह से उसका, एक मिनट, ओके सॉरी। तो चार्ज के बारे में बात किया था, चार्ज का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट का मतलब होता है चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अभी मैं जब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, जो रैंडमली मूव हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन्स, उसको रोक के उसको करंट जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ के डायरेक्शन मूव करना रहेगा। तो उस फोर्स, उसको रोक के उसको उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो ताकत लगेगा, जो वर्क लगेगा, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ करके? इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे थे फ्री कंडक्टर में, तो वो क्या, कैसा फ्लो हो रहा था, एकदम रैंडमली फ्लो हो रहा था, इधर उधर जा रहा था। अभी जब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, वो बैटरी क्या करेगा, उस रैंडम मूव होने वाला करंट को वो रोकेगा, पहला रोक के उसके बाद क्या करेगा, वो पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में मूव करेगा। जो पॉजिटिव के डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो वर्क होगा, वर्क आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में सुना था, वर्क का मतलब क्या होता है, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं इसको रोक रहा हूँ और इसको मूव कर रहा हूँ एक डायरेक्शन से, एक डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ मैं, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। समझ में आया? तो पोटेंशियल का मतलब होता है इट इज अ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। So this is called as potential, denoted by V. SI unit is also V or slash volt. इसका फॉर्मूला है V is equal to W upon Q. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है, समझो, आपको मैं बताया था कि मतलब जो चार्जेस जो प्रेजेंट रहता है बैटरी में, जो प्रेजेंट रहता है प्लस और माइनस रहता है, ठीक है। प्लस का मीनिंग उसको हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल, उसके पास बहुत कम, उसके पास चार्जेस लेने का कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा है। एंड नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है उसको लो पोटेंशियल करके बोलेंगे। ओके, सो इट हैज वेरी लेस टेंडेंसी टू कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, ये जो डिफरेंस होता है प्लस और माइनस का, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये जो डिफरेंस रहता है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंस इन द पोटेंशियल। जो चार्जेस मूव करने के लिए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बोला था ना, वन पॉइंट मीनिंग उसको हम बोलेंगे लो पोटेंशियल, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन रहने का कैपेसिटी नहीं रहेगा। हाई पोटेंशियल का मतलब रहता है इट हैज ज्यादा कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा अगर एग्जांपल अगर आपको बताने जाएंगे, तो अगर सपोज तुम पानी अगर नीचे गिराओगे, ओके, तो इट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। हाई टू लो का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जिधर ज्यादा है, सॉरी 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 मैं एग्जांपल बहुत बुरा दे रहा हूँ, इग्नोर दैट पार्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस इन द पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल मतलब हाई करंट जो रहेगा
हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल फ्लो होगा, ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे फ्लो होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे एटम्स के बीच में क्या रहता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द बैरियर्स, आर, और ऐसा भी बोल सकते हैं दे आर द ऑपोजिट्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब समझो नदी है, नदी में पानी फ्लो हो रहा है, उसमें से बीच बीच में अगर पत्थर ऐड करके रख दिया तो पत्थर क्या करेगा? इट विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। उस ऑपोजिशन को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो चार्ज के बारे में बात कर जाए, इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट का मतलब हो गया चार्ज फ्लोइंग फॉर यूनिट टाइम, फॉर्म में आई से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं। इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जो पोटेंशियल मतलब जो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस रहता है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है इट्स एन ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपके सर के आपके जो भी करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को रोकने के लिए जो ये लगाएंगे उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, पावर। Okay, so power is nothing but it's the rate at which electricity is consumed. Okay, आपके टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है जितना जो भी डिवाइस जो रहता है जितना वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर पाता है उसको हम बोलेंगे पावर। ओके, उसको पी से डिनोट करेंगे, ओके। एंड इसका फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू वी आई, या इसको डब्ल्यू अपॉन टी भी बोल सकते हैं। आप लोग ने इसके बारे में सुना रहेगा रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी इसका सिंबल है रो, ओके। इसका एसआई यूनिट है ओम मीटर, ओके। रेसिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको क्रॉस सेक्शन का मतलब समझाने के लिए देखो, क्रॉस सेक्शन मीनिंग ये जो ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये ब्राउन कलर का पार्ट इज योर क्रॉस सेक्शन। ये सर्कल है तो सर्कल इज विल बी योर क्रॉस सेक्शन, ओके। सो इसका फॉर्मूला है पी रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन आई, ठीक है। तो दिस वाज योर रेजिस्टिविटी। एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए जितना एनर्जी यूज होता है उसको हम बोलेंगे एनर्जी, ठीक है। ओके, आप लोग ने सर्किट्स के बारे में सुना रहेगा। तो सर्किट में ये चीजें मतलब सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज सर्किट। आप लोग ये सिंबल्स यहाँ से देख लेना, ये ओपन स्विच, ये क्लोज स्विच। ओपन स्विच क्लोज स्विच कभी कभार चेंज भी होते हैं, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो या फिर वो ब्रैकेट्स वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वो ब्रैकेट्स वाला जो रहेगा मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ मैं। एक अगर सेल यूज होगा तो उसको हम सेल बोलेंगे, बहुत सारा सेल्स यूज होता रहेगा तो उसको हम बैटरी बोलेंगे। एंड बैटरी भी कैसा? पॉजिटिव नेगेटिव। ये नेगेटिव जो है दूसरा बैटरी का पॉजिटिव पे कनेक्टेड रहेगा एंड वाइस एंड ऐसे ही कनेक्शन रहेगा। बाद में ये आके तुम्हारा लैंप या बल्ब, लैंप या बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किट में सर्कल और क्रॉस मारोगे तभी लैंप या बल्ब हो जाएगा, या फिर सर्कल और उसके ऊपर एक उल्टा यू, ये भी तुम्हारा लैंप या बल्ब रहेगा, ओके। फिर बाद में फ्यूज, कोई भी सर्किट प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज लगाना पड़ता है। तो कोई भी सर्किट को फ्यूज बनाने के लिए उस सर्किट के ऊपर एक बॉक्स बना देंगे तो वो फ्यूज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट विल बी रेजिस्टर। रेजिस्टर का ऐसा रहता है 3 हिल्स एंड डेल्स, तो दिस इज योर रेजिस्टर, ओके। एमीटर, एमीटर आके किसके लिए यूज करते रहेंगे? रीडिंग, मेरा सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको चेक करने के लिए एमीटर यूज करेंगे। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। सीरीज का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में कनेक्ट करने को हम बोलेंगे सीरीज। वोल्टमीटर का मतलब होता है 2 पॉइंट्स में वोल्टमीटर का मतलब इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज करेंगे एंड इसको अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको अगर क्लियरली बताने जाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। आई क्लियर दिस ऑफ पेज, ओके। समझो ये मेरा सर्किट है और बीच में ऐसा रजिस्टर कनेक्ट किया मैंने, ठीक है। अभी इस सर्किट में मुझे एमीटर और वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। तो अभी सीरीज का मतलब होता है, सीरीज का मतलब होता है इसको हम कनेक्ट करेंगे यूजिंग अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, ये इसको मैं हटा, ये पूरा मिट गया, लेट इट बी। तो मैं क्या कर दिया, मैं ये सर्किट कनेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके। अज्यूम कर लो ये वायर है,
अभी मुझे यहाँ पे एमीटर कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एमीटर लेके आऊंगा। एमीटर को ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, ए से डिनोट करेंगे। अब ये एमीटर को मुझे कनेक्ट करना रहेगा, तो एमीटर को कैसे कनेक्ट करूंगा, ये एमीटर को ऐसा कनेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा ए। ओके, तो अभी सपोज तुम्हारा बैटरी अगर सपोज कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, तो ये बैटरी अगर सपोज तुम्हारा कनेक्ट रहेगा, तो ये बैटरी क्या करेगा, बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो होगा, इस करंट का रीडिंग कहाँ से पास होगा, एमीटर से पास होगा। समझ में आया? ओके। एंड अभी इस सर्किट, इस रेजिस्टर का मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं क्या करूंगा, ओके, ये वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर दूंगा ऐसा। ये रेजिस्टर के पास 2 पॉइंट्स रहता है, ठीक है, ये पॉइंट ए बोलेंगे और ये पॉइंट बी बोलेंगे। तो वोल्ट मीटर को कैसा कनेक्ट करेंगे, दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में कनेक्ट करूंगा। अक्रॉस का मतलब इन दोनों को चिपका के मैं क्या करूंगा, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगा। समझो ये वोल्ट मीटर के पास 2 वायर है, इस दोनों वायर को मैंने क्या कर दिया है, इस दोनों रेजिस्टर्स के डंडी पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। समझ में आया? ओके, तो इससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कैसा रहेगा, देखो, प्लस पहला है, माइनस बाद में, बराबर। तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर बाद में यहाँ पे माइनस आएगा। एमीटर की बात करने जाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर वापस ये पॉजिटिव। ये सब आपको पता रहने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको मैं बताया था कि आपको की बनाना रहेगा, तो आप ओपन स्विच क्लोज स्विच बना सकते हो, या तो ब्रैकेट यूज कर सकते हो। तो यही तुम्हारा ब्रैकेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ब्रैकेट अगर ओपन रहा, अगर तुम्हारा ब्रैकेट अगर ओपन रहा, तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट, मीनिंग इसके अंदर करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर एक बड़ा सा डॉट अगर बना दूंगा, तो दिस विल बी माई क्लोज सर्किट। एंड इस क्लोज सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट इज फ्लोइंग, एंड करंट का डायरेक्शन विल ऑलवेज बी फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस फ्लो होगा करंट। और फिर अगर सपोज बात करेंगे कैसा फ्लो होगा, देखो ये यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, वापस यहाँ पे, एंड फिर पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू भी करंट फ्लो होगा, लेकिन बहुत कम करंट ही फ्लो होगा यहाँ से, ठीक है। ओके, सो आई होप दिस मतलब ये आपको समझ में आ गया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई विल शो यू दिस स्क्रीन अगेन। ओके, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट था, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव फ्लो होता है। ओके, अभी हमारे सर्किट में पावर रेट जो है कंज्यूम जो होता है वो कैसे कितना है करके कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मतलब हर एक घर पे ना, हर एक घर के बाहर आके मोट ये कनेक्टेड रहेगा, मीटर कनेक्टेड रहेगा, राइट। मतलब एक मेन मीटर बोर्ड रहता है, उसके पास क्या, उस मीटर बोर्ड से ही तुम्हारे घर पे लाइन आता रहेगा। उस मीटर बोर्ड पे क्या मेजर कर सकते हो, रीडिंग रहता है, बराबर, एक नंबर आपको डिस्प्ले किया रहेगा। तो एवरी मंथ के मिड टाइम पे एक पर्सन आता है बोर्ड के यहाँ से, वो क्या करेगा, इस रीडिंग को लेता है एंड रीडिंग मेजर करके वो चले जाता है। लेटर ऑन थोड़े दिन के बाद है कि बिल चार्ज होके आता है। ओके, तो ये रीडिंग जो मेजर होता है, ये एग्जैक्टली क्या रीड करते जाएगा कि कितना आके इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है करके वो बताएगा। एंड उस मीटर जो रहेगा, मीटर क्या इंडिकेट करेगा, हाउ मच नंबर ऑफ यूनिट्स इज बीन कंज्यूम्ड। ओके, ओके, ये यूनिट जो कंज्यूम रहेगा वो कितना है करके वो मेजर करके जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये कैसा मेजर करेंगे, समझो पहला टाइम पे आपके मीटर के रीडिंग था 1000, एंड एक महीने के बाद वापस जब आ रहे, तो उसके अंदर आके आया रीडिंग 1350। ओके, तो 1350 का रीडिंग लेके जाएंगे, वहां पे चेक करेंगे पिछला महीना कितना था, 1000 था। तो 1000, 1350 से 1000 अगर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 350।
मीनिंग इस महीने में इस घर के लिए 350 यूनिट्स कंज्यूम हुआ है। ओके, अभी इसका अगर सपोज रेट जो है कैसा चार्ज होगा, बिल जो रहेगा, बिल कैसा चार्ज होगा, बिल आके यूनिट्स के अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। ठीक है, अभी अगर सपोज तुम अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल अगर कंसिडर करोगे, बिल के पीछे आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ओके, अगर हम बात करेंगे यूनिट वाइज कन्वर्जन, आपके घर पे जो बिल जो रहेगा आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसा कैलकुलेट करोगे, देखो, अब समझो मैं पहला क्या बोला था, प्रीवियस रीडिंग मैंने आके देखा था, मेरा घर पे था 1000, बाद में करंट में आके मैं चेक किया 1350 है। ठीक है, तो अभी डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 350 आया है, बरोबर। अभी ये 350 का यूनिट्स हमने अलग से रख दिया। ठीक है, ये 350 यूनिट्स ले लिए। अभी यहाँ पे लोग ने क्या बोला है, ये इलेक्ट्रिक यूनिट चार्जेस के बारे में, ये यूनिट स्लैब से, कि इतना यूनिट्स के लिए इतना चार्जेस लगेगा, इतना यूनिट्स के लिए इतना चार्ज लगेगा करके ये लोग मेजरमेंट मेंशन करके रखेंगे। ठीक है, तो अब समझो, अभी मेरा टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड है 350, तो ये लोग ने क्या बोल दिया है, फर्स्ट 150 यूनिट्स के लिए कुछ मतलब इतना चार्जेस है। ठीक है, अगर फर्स्ट 150 के लिए ये 2 मंथ का चार्जेस। ठीक है, तो 2 मंथ की बात करने जाएंगे तो ये कितना रहेगा, 300। ओके, तो 300, तो 300 यूनिट्स के लिए कितना चार्ज कंज्यूम, पैसा कंज्यूम करेंगे, 2.75 रुपीज। ओके, तो हमने कितना कंज्यूम किया है, 350, तो 350 में से 300 यूनिट्स को 2.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 2.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 300 इंटू 2.75, दिस विल बी 825। अगर तुम्हारा बिल जो रहेगा 800, अगर 300 यूनिट से कंज्यूम किया रहेगा या उससे कम अगर कंज्यूम किया रहेगा, तो डायरेक्टली 2.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका बिल का वैल्यू मिल जाएगा। अगर 350 से 300 से अगर ज्यादा कंज्यूम हो गया रहेगा, तो जो एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स रहेगा ना, उस 50 यूनिट्स का अलग कंज्यूम, अलग ये रहेगा, दैट इज 50 इंटू 4.80। 50 इंटू 4.80 का जो वैल्यू रहेगा, दैट विल बी 240। तो 825 प्लस 240 विल बी योर बिल का रीडिंग। ओके, ओके, तो ऐसा रहता है। तो तुम्हारा बिल का रीडिंग कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 1065 के आसपास रहेगा। तो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट क्यों नहीं कर पा रहा है, ओ इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलेगा ये। ठीक है, चेक ही कर लेते हैं ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपको पूछना था, आपके घर पे जो बिल आया है ये बार, ये बिल ज्यादा क्यों आया है? किसी को कुछ आइडिया है क्या? आप लोग बोल सोच सकते हो कि मतलब बहुत लोग घर पे इतना ज्यादा ज्यादा बिल आया है, ये इतना ज्यादा बिल क्यों आया, कोई ऐसा सोचा है क्या? सर क्योंकि लॉकडाउन में ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो गया, पहले 33% होता था, अभी 50% हो गया। ओके, 33% था, अभी 50% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गया। ठीक है, और एक्सेप्टेड, वो लोग ने एवरेज बिल भेजा है इस बार। बराबर। अभी एवरेज बिल भेजा है, मतलब समझो, अभी मतलब रीजन सा बहुत ज्यादा रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा रीजन अगर बात करेंगे, वो हर महीना बिल जो भेजते थे वो बिना रीडिंग लिए वो लोग ने क्या किया रहेगा, बिल लिया रहेगा। ठीक है, तो समझो उनके मन मर्जी का जो मतलब, जितना तुम्हारे घर पे यूनिट्स कंज्यूम पहला होता था उतना ही ये लोग ने यूनिट्स के लिए चार्जेस भेजा था, राइट। अब बाद में लॉकडाउन, ड्यू टू स्टॉप ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट डे, आप लोग उनमें लड़ा चलो, गवर्नमेंट के पास पैसा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, तुम्हारा पैसा लूट के वो लोग वो ये करने की जरूरत नहीं है। सिंपल रीजन ये है, उन लोग ने क्या किया है, पहली बात,
वो लोग ने जो बिल जो भेजा है वो बिल आके एवरेज वाला कंसिडर करके उन्होंने भेजा है। समझ के ऐसे समझ के वो लोग ने किया है कि हर महीना अगर 100 या 200 यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है तो वो 200 यूनिट्स का ही वो लोग ने बिल चार्ज किया। अभी घर पे रहने के वजह से ये जो 200 यूनिट्स था 200 के लिए 200 नहीं था, दैट इज मोर देन 200, दैट इज 250 या 300 यूनिट्स कंज्यूम हो गया। ओके, तो बाद में जब इन लोग ने जब इलेक्ट्रिसिटी का रेटिंग मतलब ये रीडिंग लेने आए थे, समझो दे अज्यूम दैट तुमने 3 महीना, हम ऐसा एक कैलकुलेशन लेके आते हैं। एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके देखते हैं, आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, तो समझो आपके घर पे हर दिन ऐसा 200 यूनिट्स ही कंज्यूम हो रहा था हर महीना। 200 यानी 220, 210, 215 ऐसा करके यूनिट्स कंज्यूम हो रहा था। लेट्स कंसिडर इट नवंबर 19, दिसंबर 19, जैन 20, फेब 20। ओके, अभी अभी इतना यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है। मार्च में लॉकडाउन चालू हुआ, बराबर। तो मार्च में लॉकडाउन चालू हुआ, अप्रैल में भी लॉकडाउन चालू हुआ, मई में भी लॉकडाउन कंटिन्यू रहा। ओके, तो जून में थोड़ा लिफ्ट हुआ। सो जून में जो लिफ्ट हुआ था उसके बाद आके रीडिंग लेने आए थे। तो मार्च में से स्टार्ट होके जून तक इन्होंने कोई रीडिंग नहीं लिया था। ओके, तो रीडिंग नहीं लिया था, इसके वजह से दे टुक द अप्रॉक्स ऑफ ऑल दिस रीडिंग। ओके, अप्रॉक्स यानी इनका अप्रॉक्सीमेट एवरेज कितना रह सकता है? एवरेज किसका? इन चारों का, दैट इज इतना वो लोग ने यूज किया रहेगा। एंड सेम वो लोग ने क्या किया है, इन सब के लिए भेजा है। ठीक है, तो इतना यूनिट का उन्होंने क्या करके रखा है, भेजा है लोग ने। ओके, तो ये तुम्हारा एवरेज कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। बाद में घर पे रहने के वजह से दिस वाज मोर, दैट इज समझो इट वेंट टू 300, 345, 460, नहीं 460 ज्यादा हो गया, 400, 445, नहीं 445 लगता हूँ, क्योंकि मई महीने में बहुत ज्यादा फैंस एसी वगैरह सब चलता रहेगा एंड दे विल कीप दिस यूनिट दिस वे। ओके, अभी देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग ने इन सबका बिल तो पे किया है, डिले पेमेंट लेट पेमेंट करके कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अगर सपोज हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सेस अमाउंट कितना है, 88.75। ओके, जब ये जून वाला जो बिल आया है, बिल में किस किस का रीडिंग आया है? आपको खाली मई का रीडिंग नहीं आया है, आपको मार्च का, अप्रैल का, मई का, इन तीनों में ये बिल भी, ये नंबर भी ऐड करके ये लोग ने भेजा है। ठीक है, 88.75, 130.935, इन सब वैल्यूज को भी क्या करके रखा है, ऐड करके भेजा है। ठीक है, तो आप लोग ने एक महीने का बिल अगर देखोगे, आपको जो बिल जो पहला कैलकुलेट होके आ रहा था 2.75, अभी यहाँ पे मैं अमाउंट में लिखता हूँ मैं। ओके, आपको अगर देखने जाएंगे आपका अमाउंट आके इतने इसके आसपास ही आता रहता था। ठीक है, ये बिल इतने इसके आसपास ही आता रहता था, 550 600 के आसपास ही आया रहेगा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपको जो आप लोग ने जो जितना पे किया है उतना नहीं आएगा, इसका डिफरेंस वाला अभी बाद में क्या होगा, इनका एक्सेस वाला जो यूनिट जो कंज्यूम हुआ है उसका भी वो लोग ऐड करके वो लोग भेजेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल यूनिट कितना कंज्यूम्ड है, इतना 658.88 का यूनिट कंज्यूम्ड है। ठीक है, तो अभी 658 का अगर ब्रेकडाउन अगर करेंगे, 658 का ब्रेकडाउन कैसे करेंगे, अभी अगर साइट अगर देखेंगे देखो, तो 300 यूनिट्स। ठीक है, 300 यूनिट्स बोला, 300 यूनिट्स का 2.75, तो 300, 658 में से 300 निकाल दो। ठीक है, तो 300 अगर ये करेंगे तो 300 इंटू 2.75 प्लस अभी डिफरेंस कितना रहेगा, 358।
सो 358 में से नेक्स्ट 250 के लिए कितना यूज होगा 4.8, सो 250 इंटू 4.8 प्लस बचा 8.25 जो है उसके लिए 200 उसके लिए कितना 5.2, ओके इतना यूनिट्स कंज्यूम होने का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2066। तो ये जो बिल आपको आया रहेगा जून महीने में दैट इज इट्स द एडिशन ऑफ ऑल द प्रीवियस 3 मंथ्स का बिल, ठीक है। तो इसके वजह से वो जो सडन स्पाइक आ गया रहेगा। आप लोग अगर नोटिस किए रहेंगे बिल जो इलेक्ट्रिक बिल को जो वैल्यू जो कैलकुलेट होता है ये ऐसा ही होता है। समझ में आया इतना? आया या नहीं आया वो तो बताओ। यस सर। एक ही यस है अभी तो। ओके तो आई होप आपको अगर सपोज किसी भी बिल अगर रीडिंग कैसा कैलकुलेट करना वो पता चल गया रहेगा, ठीक है। तो आप कोई भी बिल अगर देखोगे एक काम करता हूँ अडानी का बिल ही दिखाता हूँ। ये देख सकते हो इस बिल में, एक मिनट आई विल स्ट्रेट अवे ओपन दिस, डायरेक्ट कर रहा है साइड पे। ओके तो आपको यहाँ पे पूरा स्टेप्स बताया रहेगा कि कितना यूनिट्स कंज्यूम किया रहेगा एक साल में, फिर बाद में कौन सा आपका अकाउंट नंबर है, मीटर रीडिंग कौन सा, मीटर नंबर कौन सा है, इन सब का डिटेल्स क्या रहेगा आपके बिल में मेंशन रहेगा, ठीक है। देखो आप चेक कर सकते हो ये पीछे यहाँ पे एक तुम्हारा कैलकुलेटर रहता है, ठीक है। ये मीटर बिल का मीटर का ये रिगार्डिंग अभी अगर इसके अगर देखेंगे तो यहाँ पे चार्जेस के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग ने चार्जेस के बारे में मेंशन किया। ओके इमेज है सो इट्स नॉट गेटिंग साइज डाउन। ओके सो ये चार्जेस के अकॉर्डिंगली तुम क्या कर सकते हो, बिल का अमाउंट जो है वो वेरीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मत सोचो कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट ने बिल अमाउंट बढ़ा के दे दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका बिल अमाउंट जो है एग्जैक्ट प्रॉपर अमाउंट ही आया है, लेकिन क्या हो गया है वो 3 महीने का, वो लोग इनको ये ऐसा फील होगा कि 1 महीने का नहीं है ये 3 महीने का बिल है, तो ये आपको समझ के आपको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। so that's the only reason, so that was about your bill payment। कुछ अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आप बता सकते हो इस पे, ठीक है। ओके तो बिल पेमेंट अगर सपोज आपको कुछ भी डिवाइस का पावर कंज्यूम करना रहेगा तो सिंपल है, आपके घर पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स रहेगा जैसे कि फैन हो गया, लाइट हो गया, टीवी हो गया, मिक्सर ग्राइंडर, इन सबके पीछे ना एक पावर का ये रहता है कि कितना यूनिट्स ये कंज्यूम करने वाला करके ये रहता है। आप क्या कर सकते हो, आपको अगर से अच्छा लगा आपको ये कैलकुलेशन प्रेडिक्ट करना है पहले से, तो आप क्या कर सकते हो कितना टाइम के लिए ये डिवाइसेस रन हो रहा है, ठीक है, वो आप लिख के रख सकते हो। जैसे कि आपके घर पे जो लाइट है ये लाइट आके फॉर 5 आवर्स रन हो रहा है, फैन जो है फॉर 24 आवर्स रन हो रहा है, ठीक है, टीवी जो है 10 आवर्स रन हो रहा है, ऐसा करके कैलकुलेट करके रख सकते हो। एंड बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन तुम लोग उस पावर को टी से टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको एनर्जी कंज्यूम जो है वो मिल जाएगा। एंड उस एनर्जी कंज्यूम जो मिला है उसको हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली रेट के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो इतना कोई हार्ड कोर ये नहीं है ये सब कैसे आया है करके, ये सब बहुत सिंपल सिंपल टिप्स एंड बिट्स से जो आपको बताना इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट पार्ट वाज रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। हम जो भी घर पे डिवाइसेस यूज करते रहते हैं वो डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो चलते रहता है, बहुत टाइम तक चलने की वजह से जिस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो रहता है इस फ्लो बहुत टाइम तक चलने की वजह से हीट प्रोड्यूस कर देता है। कोई भी डिवाइस टीवी हो गया रहने दो या कोई भी डिवाइस अगर देखने जाएंगे, इस डिवाइस को बहुत टाइम तक अगर चलते रहेंगे तो चलाते रहेंगे तो इट विल प्रोड्यूस एन हीट। हीट का मतलब अगर फैन लाइट कुछ भी अगर छू के देखोगे तो वो एकदम हीट गर्म लगेगा,
ठीक है। तो इट इवेंचुअली क्या होता है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। एंड ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने का रीजन आगे सिंपल है, बहुत टाइम तक डिवाइस चलते रहेगा, बहुत देर तक रेजिस्टेंस देते रहेगा, एंड उस रेजिस्टेंस और बहुत टाइम तक फ्लो होने के वजह से इट प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट। ओके, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो गई। तो उस हीट को हम इग्नोर करने के लिए क्या कर सकते हैं, पीरियडिकली उस डिवाइस को बंद चालू कर सकते हैं। पीरियडिकली मीनिंग पूरा टाइम चालू रखने से अच्छा उसको थोड़ा ब्रेक देके उसके अंदर का हीट को जब तक थोड़ा कम हो जाए तब तक वो यूज कर सकते हैं। ये पहले जमाने का डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ जिसका पावर बहुत ज्यादा यूज होता था। ठीक है। तो अभी फिलहाल बहुत सारे डिवाइसेस में ऐसा पावर डिसिपिएशन वाला रहता है सिस्टम। तो अभी तो फिलहाल इतना कुछ ये नहीं है, पहले जमाने के डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके। सो बहुत टाइम तक यूज करने के वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। आप लोग भी देख सकते हो, कोई भी फैन या कोई भी ऐसा लाइट को अगर छू के देखोगे यू विल फील सम हीट इन दैट। ठीक है। तो हीट कैसा प्रोड्यूस हुआ? तो हीट प्रोड्यूस जो हुआ वो आके डिस्क्राइब किया है विद जूल्स लॉ, विद अ लॉ कॉल्ड जूल। अब ये लॉ क्या कहता है? हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर, heat produced in this conductor is directly proportional to square of the current, resistance of the conductor and time through which the current flows। वो जो कंडक्टर रहता है उस कंडक्टर में जितना टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर टाइम से आके डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो रहेगा उसकी तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितना टाइम तक फ्लो हो रहा है उसके उतने टाइम तक ये करंट भी और ये हीट भी प्रोड्यूस होते रहेगा। ठीक है। So this is your Joule's law। Joule's law का स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आई विल गिव यू इन दिस पीपीटी। तो देख सकते हो, the quantity of heat generated in the conductor when the current flows through a conductor of resistor for time is directly proportional to square of the current, resistance of the conductor and time through which the current flows। मतलब एक कंडक्टर में अगर सपोज तुम करंट फ्लो करते रहोगे, जितना देर तक उस डिवाइस में कंडक्टर फ्लो जिस कंडक्टर में करंट फ्लो होते रहेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। वन, उसका रेजिस्टेंस का अगर सपोज तुमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो भी ये हीट प्रोड्यूस करेगा। तीसरा, जितना टाइम तक ये चलते रहेगा उतना टाइम तक ये हीट भी बढ़ेगा। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। कोई भी डिवाइस को चलाएंगे तो वो हीट क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको वो जूल्स लॉ के एप्लीकेशन से ये हीट प्रोड्यूस होता है। रेजिस्टेंस रहने की वजह से भी हीट प्रोड्यूस करता है, एंड टाइम, जितना टाइम तक ये फ्लो होते रहेगा उतना हीट ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो ये 3 संबंधी है, तो आपको ये चीज पता रहना चाहिए, याद रख लीजिए। ठीक है। तो हीटिंग एप्लीकेशन, तो आप लोग ने बल्ब देखा रहेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब पहले ऐसा बहुत ज्यादा चीजें से ट्राई किया गया था। ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा नहीं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया है, बल्ब बहुत पहले से ही इन्वेंटेड है। बल्ब का जो फिलामेंट रहता है, इस फिलामेंट को डिस्कवरी कौन किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। एंड थॉमस अल्वा एडिसन ने इस चीपेस्ट मटेरियल यूज करके उन्होंने फिलामेंट क्रिएट किया था। एंड इस चीपेस्ट एलिमेंट से क्रिएट करने की वजह से ये इसको हम एक रेवोल्यूशनरी थिंग बोल सकते हैं। एंड द चीपेस्ट थिंग वाज टंगस्टन। टंगस्टन जो है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा रहने की वजह से ये सस्टेन कर पाता था हीट को। इसके वजह से मतलब जब भी उसके अंदर करंट फ्लो होता था उस करंट को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था। उतना ज्यादा करंट को क्या कर देता है, ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था। ओके। इतना टाइम तक वो एनर्जी लेते रहते वो हीट हो जाता है, उस हीट को वो हीट एकदम ज्यादा हीट हो जाता है, हीट एनर्जी को उसके साथ साथ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एंड वो ग्लो करता है। ओके। तो फिलामेंट जो है यहाँ पे टंगस्टन से बनाया गया है। एंड टंक्शन रस्ट नहीं होने की वजह से ये जो ग्लास है, ग्लास के अंदर आके नाइट्रोजन का गैस फिल करके रखा है। एक ग्लास के अंदर नाइट्रोजन का गैस या वैक्यूम फिल रहता है। ओके। आप लोग अगर देखोगे बहुत सारे बल्ब जो रहता है, बहुत ये तो नॉर्मल बल्ब हो गया जिसके अंदर हम नाइट्रोजन बल्ब या खाली वाला रखते हैं, हीलियम बल्ब, नियॉन बल्ब, ये सब बल्ब में नियॉन गैस, हीलियम गैस अगर सब स्टोर करके रखते हैं, इससे ज्यादा देर मतलब वो ऐसा टाइप का बल्ब रहता है जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है एंड ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। एंड सो
ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाले ना इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन मतलब हीलियम नियॉन करके गैसेस को स्टोर करके रखते हैं ताकि फिलामेंट को कुछ डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए। ओके, so that's one application. Second is your fuse. फ्यूज किसके लिए यूज करते रहेंगे? फ्यूज किसके लिए यूज करते रहेंगे? आपके घर पे सब फ्यूज प्रेजेंट है कि नहीं? वो लाल व्हाइट एंड लाल कलर का एक डिब्बा रहता है, या आप लोग ने ये भी देखा रहेगा ये वाला, तो ये फ्यूज रहता है। ठीक है, ये फ्यूज बेसिकली किसके लिए यूज करते रहेंगे? सर जब भी शॉर्ट सर्किट रहता है तभी उसको रेजिस्ट करने के लिए शायद। ओके, शॉर्ट सर्किट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मेन कारण इसका रहता है, इसलिए यूज होता है, इसके अंदर समझो कोई भी, टंगस्टन इज अ मेटल, टंगस्टन इज अ मेटल, ये मेटल को यूज करके उन्होंने क्या किया था, ये फिलामेंट ट्राई बनाया था। एंड फिलामेंट जो है बाद में बहुत सारे कंपनीज बना के बल्ब बेचने चालू कर दिया था। ओके, सो टॉकिंग अबाउट फ्यूज। फ्यूज इज इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ये जो है ये अपना सर्किट का जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड है उसको बचाने के लिए यूज करते हैं। मतलब कोई कोई अप्लायंसेस ऐसा रहता है कि मतलब एक कांस्टेंट करंट ही अलाउ करते हैं। एकदम ज्यादा करंट या एकदम कम करंट अगर आ जाता है, डिवाइस एकदम अनस्टेबल बिहेव करना चालू हो जाता है एंड इवेंचुअली ये बंद पड़ जाता है। मतलब इस फ्लक्चुएटेड करंट को हम रोकने के लिए पल्प फ्यूज कनेक्ट करके रखा है। फ्यूज बेसिकली क्या करता है, एकदम ज्यादा हाई करंट वाला अगर आता रहेगा, इस हाई करंट वाला इसको क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा आगे वाले इस चीज को। ठीक है, एक मिनट आपको मैं समझाता हूँ ये। समझो मेरा घर पे ये टीवी है, टीवी, ओके, ये टीवी है। ये टीवी बेसिकली क्या कर रहा है, ये चल रहा है करंट पे, बराबर। अभी ये अगर ये मेरा मेन है, ये मेन से मैंने क्या कर दिया है, ये एक और सप्लाई, एक और स्विच पे मैंने कनेक्ट कर दिया, इस स्विच से मैंने टीवी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेन में, और समझो ये कितना 50 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 50 वॉट्स का ये ले रहा है, पावर ले रहा है। ठीक है, ओके, तो अभी समझो, तो ये क्या करेगा बेसिकली, मतलब एक और चीज ले लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे समझो 10 एम्पियर्स का करंट यूज हो रहा है यहाँ पे, 50 वॉट्स 10 एम्प्स का ये करंट ले रहा है। लेट्स अज्यूम दिस वे, एक नंबर रैंडम नंबर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ से जो सर्किट में जो करंट आएगा वो कितना भी आने दो, ये डिवाइस जो रहेगा 10 एम्पियर्स का करंट लेगा। ठीक है, हमारे घर पे जो लाइट पावर अगर आता है वो कितना आता है, मोस्ट प्रोबेबली 220 240 वोल्ट वाला ही वोल्टेज वाला करंट आता है। ओके, अचानक से मेरा मेन बोर्ड से एकदम ज्यादा करंट वाला 100 एम्पियर्स वाला करंट आ गया, क्योंकि हमारा जो मेन सर्किट जो करंट आता है वो करंट आके बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है। तो ये 100 एम्प्स का करंट अगर आ जाता है इस टीवी के ऊपर, अगर 100 एम्प्स का करंट जो 10 एम्प्स ले रहा था, ये 100 एम्प्स का करंट आ गया, तो टीवी बेसिकली क्या हो जाएगा, अंदर का सर्किट ब्रेक हो जाता है, अंदर का सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से टीवी फटने का भी चांसेस हो सकता है। ये पुराने टाइम का टीवी जो रहता है जिसके अंदर का सर्किट ब्रेक हो जाता था, ब्लास्ट होने का ये सब होता था। ठीक है, रीजन आके वेरी सिंपल था, ये 100 एम्प्स का करंट आ रहा था जो 10 एम्प्स का संभाल सकता था। ठीक है, अभी इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते थे पहले के टाइम पे, एक स्टेबलाइजर, अभी गांव के सभी जगह पे ये यूज करते रहेंगे, स्टेबलाइजर्स को कनेक्ट कर देंगे। ये जो सर्किट को हम टीवी से लेने से अच्छा पहले क्या करेंगे, स्टेबलाइजर को पास करेंगे और स्टेबलाइजर से टीवी को कनेक्ट करेंगे। स्टेबलाइजर बेसिकली क्या करेगा, अनस्टेबल करंट को स्टेबल करता है। ओके, मीनिंग ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा करंट को इक्वल थोड़ा नॉर्मल करंट की तरह पास करेगा। लेकिन स्टेबलाइजर तब के टाइम पे बहुत महंगा आता था, तो स्टेबलाइजर्स को हम स्टेबलाइजर्स बहुत कम जगह पे ही मतलब यूज कर सकते थे। दूसरा एक आइडिया ये यूज किया था, दैट इज फ्यूज। फ्यूज क्या करता था, फ्यूज को अगर सपोज मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया पहले,
मेरा मेन बोर्ड से फ्यूज, फ्यूज के बाद आता है ये सर्किट, एंड सर्किट के बाद आता है तुम्हारा टीवी अप्लायंस। अभी ये फ्यूज कनेक्ट करने की वजह से, फ्यूज बेसिकली क्या करता है, कम करंट आएगा ठीक है, ज्यादा करंट आएगा तो ये क्या हो जाता है, ये कांटेक्ट को ब्रेक कर देता है। कांटेक्ट को ब्रेक करने की वजह से आगे करंट ही फ्लो नहीं होगा। ओके, तो अगर ये मतलब क्या करेगा, हाई करंट आ जाता है तो हाई कर, फ्यूज के पास एक एकदम पतला सा वायर रहता है, वो पतला सा वायर, वो भी लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर रहता है। जब वो वायर से हाई करंट फ्लो होता है, हाई करंट फ्लो होता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये इवेंचुअली मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से अंदर का सर्किट टूट गया तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा। फ्यूज बहुत प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि फ्यूज इज लिटिल चिप। स्टेबिलाईजर थोड़ा महंगा आता है, 5,000 6,000 के आसपास आता है। फ्यूज बहुत सस्ता आता है, 50-60 रुपए में आ जाता है। तो फ्यूज इज वेरी मच रिप्लेसेबल एज कम्पेयर टू स्टेबिलाईजर्स। तो फ्यूज यूज करते हैं डिवाइसेस में। समझ में आया इतना? ओके, तो एक चीज तो मैंने बता दिया कि ये फ्यूज क्यों यूज करते हैं करके। फ्यूज आगे इसके लिए यूज करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने के लिए यूज करते हैं। एंड फ्यूज इज वेरी इजी टू रिप्लेस। हमारे आज के टाइम पे अगर देखने जाएंगे, ये लाल ये फ्यूज आके ऐसा टाइप्स में दिखता है, ये एमसीबीज के टाइप पे दिखता है। ठीक है, तो ये जो रहता है, ये तुम्हारा मेन वाले इसमें लगाते हैं ये फ्यूज, मोटर मेन वाला जो लाइन रहता है उसमें ये लगाया रहता है। ओके, और अगर सपोज आपको और क्लियर ये चाहिए तो ये देख सकते हो। हाँ, ये तुम्हारा मेन लाइंस पे रहता है बराबर। एमसीपी भी रहता है, एमसीपी आप लोग ऐड देखा रहेगा एमसीपी का। हाँ, ये तुम लोग ने देखा रहेगा हैवेल्स का ऐड, एमसीपी से एमसीबी भी ये फ्यूज की तरह ही काम आता है। ठीक है, और थोड़े टाइम फिर बाद में ये लेक्चर अभी स्टॉप कर दूंगा मैं थोड़े टाइम में। ठीक है, हाँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसी का तुम फुल फॉर्म बताए। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये तुम्हारे घर घर पे मतलब कनेक्ट किया रहेगा। अभी आजकल फ्यूज के जगह पे यही यूज करते। ओके, तो आपने एक टर्म बताया था शॉर्ट सर्किट के बारे में। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट। शॉर्ट सर्किट समझाने से पहले आपको ये समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक सप्लाई, हमारे घर पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसा कैसा आता है, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी कैसा आता है। पहली बात, थर्मल पावर प्लांट्स, पावर स्टेशन जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस कैसा करेगा, कोल एनर्जी से प्रोड्यूस कर सकता है, कोल यूज करके प्रोड्यूस कर सकता है, विंड यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलार पावर स्टेशन से यूज करके बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से भी बना सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 साइंस 2 में है। सो ये आपको उस टॉपिक में आपको मैं समझाऊंगा क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ से इस पावर सोर्स से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद ये ट्रांसफार्मर जो रहता है, ट्रांसफार्मर आके क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, मतलब स्टेप अप का मतलब क्या होता है, अगर समझो लो करंट फ्लो हो रहा था, ये हाई करंट में कन्वर्ट करेगा, तो स्टेप अप करता है। क्योंकि बहुत दूर तक ट्रैवल करना है ना, तो ट्रैवल करने के लिए स्टेप अप करता है। तो ये बड़ा बड़ा वायर के थ्रू क्या करता है, ये ट्रैवल करता है। फिर बाद में आपके घर पे आता है मेन वाले बोर्ड पे। ऐसा कर मतलब हर जगह पे मतलब जैसे ये ट्रांसफर करके लेके आता है, हर एक ट्रांसफार्मर में पहुंच जाता है। हर एक ट्रांसफार्मर में पहुंचने के बाद उसके बाद जो हाई करंट रहता है, हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद हर एक घर पे जो मेन लाइन रहता है, हर एक का मोड का मेन लाइन रहता है, वहां पे पहुंचता है। उस मेन लाइन से हर एक घर पे मीटर कनेक्टेड रहता है, मीटर के साथ साथ आपको वहां से लाइन खींचा जाता है। ठीक है,
अभी वो लाइन जो खींचा जाता है वो लाइन से आप जो स्विचेस एंड बोर्ड्स है उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, कनेक्ट करके रख सकते हो। कोई भी अगर हाउस डोमेस्टिक डिवाइस अप्लायंसेस की बात करने जाएंगे तो हर एक घर पे ना एक मेन सर्किट रहता है, उस मेन बोर्ड से ही क्या होता है हर एक छोटा छोटा चीजें क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो दिस इज हाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, पावर स्टेशन, ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसफार्मर एंड अगेन टू हाउस। ओके, अभी आप लोग अगर देखोगे ये तुम्हारा बोर्ड रहता है, ये बोर्ड में 3 टाइप का पिंस रहता है। ठीक है, ये तीन टाइप का ये पिन रहता है। अभी इसमें ना जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो आता है ये 3 टाइप का ये रहता है। एक होता है लाइव, दूसरा होता है न्यूट्रल एंड तीसरा होता है अर्थ। आप लोग जो भी डिवाइसेस है सर्किट डिवाइसेस देखोगे, डिवाइस का प्लग जो रहता है, ये प्लग में पिंस जो रहता है 2 पिन का रहता है या 3 पिन का रहता है। ओके, हर एक का सिग्निफिकेंस रहता है। ठीक है, सो वो 2 पिन का जो रहता है उसमें से एक पिन जो रहता है उसको हम बोलेंगे लाइव वायर, दूसरा पिन को हम बोलेंगे न्यूट्रल वायर, तीसरा को हम बोलेंगे मोटा वाला जो रहता है उसको हम बोलेंगे अर्थ वाला वायर, अर्थ वाला पार्ट। ठीक है, हमारे घर पे जो लाइन जो करंट जो हम लेके आते हैं लाइन मीटर से जो लाइन लेके आते हैं वो 3 वायर लेके आएंगे हम बेसिकली। मतलब वो मोटा सा वायर रहता है, मोटा सा वायर में मेनली 3 वायर रहता है। एक का वायर रहता है लाइव वायर, दूसरा वायर रहता है न्यूट्रल वायर, तीसरा रहता है, तीसरा वायर नहीं रहता है, तीसरा है कि एक सिंपल सा एक लाइन रहता है अर्थिंग के लिए। ओके, ये तीनों को लेके आते हैं और अपने मेन बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लाइव वायर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? लाइव वायर में बेसिकली तुम्हारा करंट जो है, मतलब जो वोल्टेज जो रहेगा ये वोल्टेज लाइव वायर कैरी करता है। इंडिया में 220 टू 30 बीच का वोल्टेज जो है कैरी करने वाला वायर को हम लाइव वायर बोलते हैं। इंडिया में टोटल 220 टू 30 वोल्ट्स का कंसिडर रहता है। दूसरा जो वायर रहता है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल वायर, उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट जो रहेगा उसमें जीरो रहेगा। ओके, तो अभी न्यूट्रल में हम जीरो क्यों रखते हैं वायर करंट को? क्योंकि वी आर क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो रहा है, एक्टिव में मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल लगा रहा हूँ, न्यूट्रल में मैं पोटेंशियल नहीं लगा रहा हूँ, जिससे एक्टिव विल बी एक्टिंग लाइक अ हाई पोटेंशियल, न्यूट्रल विल बिहेव लाइक अ लो पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस के वजह से ही करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये जो एक्चुअल डिफरेंस रहता है, डिफरेंस आके 220 टू 30 के आसपास रहता है। ठीक है, और अब समझो अर्थिंग किसके लिए करते हैं। अर्थ वायर क्या करता है बेसिकली, जो भी डिवाइस है जिसका कवर मेटल लेयर का रहता है, इस मेटल लेयर का, मेटल भी गुड कंडक्टर रहता है ना, एक गुड कंडक्टर्स भी क्या कर सकता है, कवर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मेटल कवर, माइक्रो ओवन, सीपीयू कवर्स। ओके, ये ग्राइंडर, मिक्सर, कभी कभार क्या होता है कोई को, मतलब जो मेटल का कवरिंग रहता है वो मेटल्स का कवर आके गुड कंडक्टर्स होने की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं। ठीक है, जब तुम उसको छूने जाओगे वो आपको शॉक प्रोड्यूस कर सकता है, आपको वो शॉक दे सकता है। तो शॉक को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट दिस इनटू अ अर्थ। मीनिंग ये जो एक्सेस करंट, ये जो करंट जो मेटल कवर पे पास हो रहा है उसको मैं क्या करूंगा, अब्जॉर्ब करूंगा और उसको अर्थ पे फेंकूंगा मैं। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अर्थिंग का यूज करते हैं। अर्थिंग सिग्निफिकेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो अर्थ वायर इसके लिए काम आता है। ओके, अब हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग के बारे में। अब समझो आप लोगों को 2 टाइप का वायर बताता, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। अब कभी लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर का अंदर का इंसुलेशन, मतलब बाहर का इंसुलेशन, दैट इज ये प्लास्टिक का कोटिंग जो है, अगर सपोज दोनों का पिघल गया और ये दोनों का कांटेक्ट में अगर आ जाता है, दिस कुड, इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, एकदम एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइव वायर है, ये मेरा न्यूट्रल वायर है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या हो गया, लेट्स कंसिडर सिनेरियो वायर, जिस पार्ट का अंदर का वायर, रेड पार्ट का अंदर का वायर जो है कांटेक्ट में आ गया। तो कांटेक्ट में आने की वजह से इस पॉइंट पे एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ से एकदम ज्यादा करंट, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट में ज्यादा करंट फ्लो होने चालू हो जाता है। एंड इवेंचुअली ये ज्यादा करंट होने की वजह से
ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा एंड ये सब एक मोमेंट में होने की वजह से वो हीट स्पार्क भेजता है एंड इवेंचुअली ये ब्लास्ट करता है, मतलब एक ट्रिप दे देता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये जल जाता है अचानक। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट अगर देखने जाएंगे, लाइव वायर न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है और जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो दैट्स ओनली रीजन वी हैव लाइव वायर न्यूट्रल वायर का इंसुलेशन ब्रेक होने मेल्ट होने की वजह से एंड ये कांटेक्ट में आने की वजह से ही ब्रेक हो जाता है। दिस इज ड्यू टू फॉल्टी वायर्स। अभी इसको हम चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, इंसुलेशन हम कंटिन्यूसली चेक करते रहना चाहिए वायर्स का एंड साथ साथ फ्यूज ऐसा कनेक्ट करके रखेंगे जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट करंट को अवॉइड कर सकते। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर द डे। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया रहेगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग ने प्रीवियस वाला रिविजन किया है, इलेक्ट्रिक का चार्जेस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, पावर एंड इलेक्ट्रिक यूनिट कैसा क्या होता है करके। फिर बाद में पावर अगर रहा, पावर अगर अपने पास इलेक्ट्रिक पावर रहेगा तो पावर को कैसा हम कैलकुलेट कैसा कर सकते हैं, चार्जेस कैसा मतलब रेट कैसा कैलकुलेट कर सकते हो आपको मैं समझा था। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने देखा था आज के लेक्चर में। फिर बाद में हीटिंग एप्लीकेशंस, जूल्स लॉ क्या होता है, ओके, एंड इसका हीटिंग एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। और भी है, मतलब इलेक्ट्रिक आयन भी यूज कर सकते हैं, आयन मतलब इस्त्री का बॉक्स भी यूज कर सकते हो। ओके, इसके अंदर एक्चुअली क्या रहता है, एक ऐसा मटेरियल यूज किया रह जाता है जिसके वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। एंड और एक चीज याद रख लेना, ये हीटिंग एप्लीकेशंस वाले पार्ट में जो जो हीटिंग प्रोड्यूस करने वाला चीज रहता है दे आर मोस्टली कॉइल्ड। कॉइल का मतलब स्प्रिंग जैसा चीज रहता है, और स्प्रिंग जैसा चीज ही मोस्टली क्या करता है, ये हीट को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड आप लोग ने ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के बारे में देखा है, फिर शॉर्ट सर्किट क्यों होता है ये हम लोग ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा इसके बारे में देख लेंगे एंड थोड़ा ये वीक में ये टॉपिक कंप्लीट करने को ट्राई करेंगे। ठीक है, so that's all for today, so we'll stop for the day। कोई होमवर्क तो नहीं दूंगा, ठीक है, तो आपको जो भी कुछ रहेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो रिवाइज कर लो थोड़ा, जो भी आज कंटेंट किया ना उसको थोड़ा एक बार देख लो, बस ज़्यादा कुछ नहीं।